अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लिक्विड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिक्विड पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड करती हैं। दूसरी वो प्रॉपर्टीज जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, यानी जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का वो एटम के मिलने से बना है और कौन से एटम्स हैं जो उसको बना रहे हैं और उन एटम्स की आपस में कनेक्टिविटी किस तरह से है, वो एटम्स किस अंदाज में अरेंज होकर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर एटम सेम भी हो तो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने से ये प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। दैट इज वाई इनको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर पे स्पेसिफिकली डिपेंड करती हैं, ये नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एट अ टाइम एडिटिव भी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव भी होती हैं। दे आर नोन टू बी एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। चौथी वो प्रॉपर्टीज है जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कलेक्शन से है, ये ना तो पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड करती है और ना ही पार्टिकल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो याद रखना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच depends upon the number of particles के पार्टिकल्स की तादाद क्या है, पार्टिकल्स कितनी तादाद में है, पार्टिकल्स का नंबर क्या है। लाइक आपके पास एथेनॉल है, आपके पास एसिटिक एसिड है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। लेकिन इफ यू हैव 100 एथेनॉल पार्टिकल एंड 100 एसिटिक एसिड पार्टिकल्स, ये जो प्रॉपर्टीज हैं दे विल बिहेव सेम। ये प्रॉपर्टीज एक जैसा बिहेवियर शो करेंगी। दैट इज व्हाई कि दे आर नोन टू बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ vapor pressure। दूसरी प्रॉपर्टी that is known to be the elevation of boiling point। तीसरी प्रॉपर्टी that is the depression of freezing point, freezing point। And fourth and the last property is the osmotic pressure। मैंने आपको शुरू पे जो एग्जांपल दी है वो सिर्फ इस डेफिनेशन को समझने के लिए दी है। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं नॉर्मली ये प्योर लिक्विड के अंदर एक्ट नहीं करती। दे आर द प्रॉपर्टीज जो कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी हैं, बट ये सॉल्यूशन स्टेट में अपना रोल दिखाती हैं, अपने आप को जाहिर करती हैं। और ये सारी चीजें तभी हमें नजर आएंगी जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री को स्टडी करते हुए हम जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां पे हमें चंद पॉइंट अपने जहन में रखने चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो शराइत पूरी होना लाजमी है। कौन कौन सी कंडीशंस है, उन कंडीशंस को मैं यहां पे मेंशन करता हूं और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये कंडीशंस रखी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक हमारा सॉल्वेंट होगा और एक हमारा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट इट शुड बी नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल होना चाहिए सो दैट के सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजर करने में हमें आसानी रहे, हम उसको आसानी से मेजर कर सकें। और इसी तरह से दूसरी भी जो है इसी के साथ है कि सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स वी नो कि जब
आप उनको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम उनको सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दे शो डिसोसिएशन। आमतौर पर वो डिसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स उनके अंदर जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, आप इसे पानी में डालेंगे, इट विल बिकम सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सो द पार्टिकल नंबर विल बिकम वेरिएबल। जब वो डिसोसिएशन करेगा तो पार्टिकल नंबर वेरिएबल हो जाएगा। और चूंकि ये कहना कि 100% डिसोसिएशन हो गई है, ये कभी भी जो है ना वो करेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कुछ कंडीशन पर हो सकता है ऐसा हो और कुछ कंडीशन पर ना हो, तो पार्टिकल नंबर जो है वो वेरी करेगा। सो इसका हाल ये रखा गया है कि सॉल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ऐसा होना चाहिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी वो डिसोसिएट ही ना करे। जब वो डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो जस्ट बाय नोइंग द मास, बाय नोइंग द नंबर ऑफ मोल, वी कैन नो कि कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट बिकम इजियर। एंड द थर्ड एंड लास्ट कंडीशन जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने में इस्तेमाल की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है, वो है कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से डिस्टेंट ना हो सके, एक दूसरे से अलग ना हो सके, कि कुछ पार्टिकल जो है आपस में जुड़े रहें, क्लम्प करे रहें और इकट्ठे रहें। और जब वो इकट्ठे रहेंगे तो दैट मीन कि दे विल एक्ट एज अ सिंगल पार्टिकल। सो अगर एक बंदा 100 पार्टिकल डिवॉल्व कर रहा है तो लाइक 10 पार्टिकल इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो 10 पार्टिकल एक पार्टिकल काउंट होंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 100 पार्टिकल नहीं होंगे बल्कि 91 होंगे। 90 जो है वो अलग हो गए, 10 इकट्ठे रहे तो वो 10 एक पार्टिकल, 91 पार्टिकल। सो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट सो दैट कि ये श्योर हो कि तमाम पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और हर पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी को शो कर रहा है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि प्राइमरी लेवल पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में इंप्लीमेंट होती हैं, और इन्हें हमें याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कंडीशंस क्यों इंप्लीमेंट होती हैं। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या चीज है, तो इसका तर्जुमा आप देख लें। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के वेपर प्रेशर का कम होना, इसको स्टडी करने के लिए हमें एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। एक ऐसा कंटेनर जिसको ऊपर से बंद किया हुआ है और उसमें हमारे पास यहां पे एक लिक्विड मौजूद है। लेट्स से ये लिक्विड है हमारा, और हम जानते हैं कि लिक्विड के वेपर्स बनेंगे। यहां सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कांस्टेंट स्टेट ऑफ वेपोरेशन। वो हर वक्त यहां से निकलना चाहते हैं, और स्पेशली जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं दे बिकम वेपर्स। तो यहाँ पे वो लिक्विड हैं, और यहां पे जब वो यहां पे इस स्पेस में जाएंगे दे विल बिकम वेपर्स। तो वेपर्स बनकर वो ऊपर वाली स्पेस में आ जाएंगे, वेपर्स। नाउ लिक्विड से वेपर बनते हैं। आफ्टर सम टाइम देयर आर द वेपर्स जो कि लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है वेपोरेशन का, जहां पे के लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। और दूसरा प्रोसेस चल रहा है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, के जिसमें वेपर से दोबारा लिक्विड बन रहे हैं। देयर विल बी अ टाइम जब दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इक्वलाइज कर जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट वेपर के जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर होगा ये इस प्योर लिक्विड का है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर को हमने समझ लिया कि लिक्विड जब अपने वेपर्स के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उस वक्त वेपर्स के प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हमें समझना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है।
तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हमें लिक्विड को सॉल्वेंट बनाना पड़ेगा। लिक्विड को सॉल्वेंट बनाने का मतलब यह है कि हमें इस लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। इसकी सरफेस को रिमूव करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे और दोबारा से इस सरफेस को हम बंद कर देंगे। अब सॉल्यूट यहां मौजूद है। जब इसमें सॉल्यूट आ जाएगा तो सॉल्यूट की वजह से अब कुछ पार्टिकल्स जो ऊपर सरफेस पे हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। वो सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। सरफेस एरिया सेम है, सारा एरिया वही है, लेकिन अब सब जगह पर लिक्विड के पार्टिकल मौजूद नहीं है, सॉल्वेंट के पार्टिकल मौजूद नहीं है, कुछ जगह पर सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि लिक्विड के इवेपोरेट करेंगे वो कम हो जाएंगे। नोट करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो शर्त लगाई गई है कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। तो सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट तो वहां पे रहेगा, सॉल्यूट तो वहां से नहीं जाएगा, तो वहां से वो लिक्विड को भी नहीं जाने देगा। लिक्विड उन जगहों से जहां पे सॉल्यूट है वहां से इवेपोरेट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई कि इवेपोरेशन कम हो जाएगी। इवेपोरेशन कम हो जाएगी देन वी कैन से कि यहां पे जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के कम हो जाएंगे। वेपर्स कम हो जाएंगे तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो वहां पे जो वेपर्स का जो प्रेशर बनेगा वो भी कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा जिस बात से है कि इसमें ये सिर्फ पार्टिकल की तादाद पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती, स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। बट स्टिल जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं दे कैन गिव यू द एग्जैक्ट मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बायस बन रहा है। तो अगर आप इस बात को समझे तो ये एक जादुई प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती बट स्टिल कि ये पहचान कर लेती है कि ये कौन सा पार्टिकल है। मोलर मास जब आपको बता दिया तो आपको बता दिया कि पार्टिकल कौन सा है, क्योंकि नॉर्मली डिफरेंट पार्टिकल्स दे हैव डिफरेंट मोलर मासेस। कुछ एक्सीडेंटल इक्वलाइजेशन भी होती हैं, मतलब देखा गया है जैसे कि नाइट्रोजन का मोलर मास और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास आपस में बराबर है। तो कुछ ऐसा होता है बट नॉर्मली डिफरेंट पार्टिकल्स हैं डिफरेंट मोलर मासेस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको एग्जैक्ट मोलर मास बता सकती है। बेशक ये उस स्ट्रक्चर पर या नेचर पर डिपेंड नहीं करती और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसे इससे हम मोलर मास निकालेंगे? तो डेरिवेशन ऑफ मोलर मास इसको हम देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास हमने ड्राइव करना है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। यहां मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट 2 यूज होता है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 हमने ड्राइव करना है। इसके लिए हमें राउट्स लॉ यूटिलाइज करना पड़ेगा। वी नो के राउट्स लॉ की 3 डेफिनेशन है और उन 3 डेफिनेशन में से हम जो थर्ड डेफिनेशन है वो यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज दी डेल्टा P ओवर T नॉट इज इक्वल टू X2। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नाउ हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल। देखें ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशंस आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये कंडीशंस आप मिस कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहां पे भी जो है वो कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे। तो उन कंडीशंस को जहन में रखें। हमने एक कंडीशन लिखी है सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन डाइल्यूट होने का मतलब ये है एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि N1 is very very larger than N2।
यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट से बहुत ज्यादा है, और दैट इज वाई कि ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है और बहुत कम इसका इफेक्ट होगा अगर हम इसे रिमूव भी कर दें। यानी अगर ये 5 है और ये लेट्स से ये 0.01 है, तो 5 से आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं या 5.01 से आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना को फर्क पड़ेगा। तो दैट इज वाई कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होने की वजह से यहां से ये गायब हो जाता है और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा x2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1। अच्छा, बच्चे सोचेंगे कि ऊपर से क्यों गायब नहीं किया? अगर आप ऊपर से गायब करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, इक्वेशन 0 हो जाएगी, इक्वेशन 0 तो आपका काम खत्म। दैट इज वाई कि हम वो चेंज करते हैं जो कि हमारी इक्वेशन को डिस्ट्रक्ट ना करे, खत्म ना कर दे, बल्कि हमारे काम को आसान कराए और हम आगे चल सकें। अब नंबर ऑफ मोल का फार्मूला किसको नहीं आता होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नोट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू W1 ओवर M1। W मास के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और M कैपिटल M मोलर मास के लिए। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पर्टिकुलर नोटेशंस हैं और इनको आपने ज़हन में रखना है। मास के लिए W और कैपिटल M मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है और 1 सबस्क्रिप्ट सॉल्वेंट को है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया कि 2 सबस्क्रिप्ट जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो N1 इज इक्वल टू आ जाएगा W1 ओवर M1। इसी तरह से N2 हमारे पास आ जाएगा W2 ओवर M2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ बन जाएगा कि X2 इज इक्वल टू N2 तो सिंपल है, W2 ओवर M2, लेकिन N1 बटे के नीचे है। जो चीज बटे के नीचे होती है उसका फिर आप उसे उलट देते हो और ये बन जाएगा M1 ओवर W1। अब ये वो वैल्यू है जिसको आपने इस डेफिनेशन में पुट करना है। इसे आप नंबर 1 कह लें और इसको आप X2 को नंबर 1 में पुट कर दे। जब X2 को नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्यों हमारे पास आ जाएगी डेल्टा P ओवर P0 इज इक्वल टू W2 M1 ओवर M2 W1। और यहां से आप नोट करें, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है M2 इज इक्वल टू P0 ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय W2 M1 ओवर W1। सो दिस इज द इक्वेशन जो कि आप देख सकते हैं कि M2 आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बता रही है। अगर आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता हो, लोअरिंग का वेपर प्रेशर पता हो, जो कि हमारा टॉपिक है, मास ऑफ द सॉल्यूट पता हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ द सॉल्वेंट पता हो, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें नोन होती हैं। सो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज व्हाट जिसकी हम आज बात कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें हमने आज एक प्रॉपर्टी को देखा। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी प्रॉपर्टीज को भी 1 बाय 1 कवर करेंगे। अपना कोई सवाल है आपका तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।